हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज फिर लेकर आए हैं एसएस एनटीपीसी CB2 का, जो एसके झा के द्वारा इसके पहले हम जो सेट चला रहे थे वह बहुत ही हार्ड आ रहा था, इसलिए हम 13 के बाद छोड़ दिए हैं। बाकी सेट रिजल्ट आने के बाद हम उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आज से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों एसके झा का सेट, जो कि शेष बचा हुआ था से 5 हम इसको पहले कर चुके थे। 5 के बाद आज छठा लेकर आए हैं, जो एसके झा के अब यहाँ डेली बेसिस पे चलेगा। इसका पूरा खर्च 24 सेट के इसमें दिया हुआ है, 24 सेट तक चलेगा। अगर बता दूँ दोस्तों, इसके पहले बता दूँ तो इसके पहले प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 आया था उसको हम 30 सेट कवर कर चुके हैं। और इसके बाद अगर बोलूँ तो दोस्तों एक खान सर का जो हम भी सेट इसके पहले चला रहे थे, तो इसका भी हम 13 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। उस सेट अब इसके झा को हम चालू कर चुके हैं। आज सेट नंबर इसके पहले हम 5 सेट खत्म कर चुके हैं। अगर जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ रहेगा, वहां से जाकर आप बारी बारी से सभी वीडियो देख सकते हैं, या तो फिर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर बताएं दोस्तों, अगर जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या तो चैनल को पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। बताऊँ दोस्तों, अगर जो इसका सेट अगर जो PDF के रूप में लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के नीचे दिया हुआ था, वहां से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं इसका सेट 6 के ऊपर, जो कि फुल डिस्कशन के साथ हम इस सेट को देखेंगे। अगर चलते हैं देरी न करते हुए क्वेश्चन के ऊपर, तो वीडियो में बने रहे और अंत तक देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा आ चुके हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में क्षेत्रों में से किसे उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो बताना दोस्तों किस में दिया गया है दोस्तों। तो यह दिया गया है दोस्तों पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए हम 500 पुरस्कार दिए जाते थे। तो पर्यावरण पुरस्कार के लिए इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 2 के ऊपर आ चुके हैं। कह रहा है कि 2 नंबर कि भारत की प्रथम नौसेना संग्रहालय जो है किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है। तो बताना दोस्तों कि भारत के सबसे पहले नौसेना जो संग्रहालय है किस जगह पर स्थापित होने वाला है। तो यह स्थापित होने वाला है दोस्तों नौसेना का विशाखापट्टनम में, जो विशाखापट्टनम में बड़ा स्थापित होने वाला। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 3 के ऊपर कि लिंगराज मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो लिंगराज मंदिर जानते होंगे दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा कहाँ पड़ता है दोस्तों, भुवनेश्वर में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C भुवनेश्वर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सूचना का अधिकार जो अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो हम सूचना का अधिकार को हम जानते हैं दोस्तों RTI कहते हैं, यानी राइट RTI कहते हैं। RTI इसको कहते हैं, जो कि 12 अक्टूबर 2005 में इसको लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2005 अगर दिया गया है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 6 नंबर का रहा कि 5 नंबर दोस्तों कि ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात की जाए दोस्तों, तो यह ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अब चलते हैं छठे के ऊपर। छठे नंबर क्वेश्चन का रहा कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान जो होता है न्यूनतम है। तो बता दो दोस्तों, द्रव्यमान जो होता है सबसे पृथ्वी के जो सूर्य का जो सबसे नजदीक है उसका द्रव्यमान न्यूनतम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 बुध, इसका द्रव्यमान न्यूनतम होता है। तो बुध सबसे नजदीक है दोस्तों, क्योंकि बुध की बात किया जाए दोस्तों, तो बुध जो होता है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 88 दिनों में पूरा कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 7वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि सरदार सरोवर जो परियोजना है किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर परियोजना के बारे में बताना है दोस्तों। तो यह सरदार सरोवर की बात किया जाए तो यह गुजरात में अवस्थित है, गुजरात में। तो गुजरात में जानते होंगे दोस्तों नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी पर अवस्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 7 का C हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगर बात किया जाए दोस्तों नर्मदा नदी, इसका राइट। अगर ताप्ती की बात की जाए दोस्तों, ताप्ती पर 2 परियोजना बनाया गया है।
जो कि हम कहते हैं जिसको उकाई परियोजना। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों, किस नदी पर, ताप्ती नदी पर। एक और है दोस्तों को काकरापारा परियोजना, जो किस नदी पर है दोस्तों, ताप्ती नदी पर। तो दो परियोजना जो महत्वपूर्ण है जो ताप्ती नदी पर अवस्थित है। अगर बात किया जाए दोस्तों गोदावरी नदी पर, गोदावरी पर जो एक परियोजना है दोस्तों पोचमपाद, जिसे हम कहते हैं पोचमपाद परियोजना जो है दोस्तों यह गोदावरी पर अवस्थित है। जो गोदावरी कर्नाटक में, पोचमपाद जो पड़ता है कहाँ दोस्तों, कर्नाटक में। अगर कृष्णा की बात किया जाए दोस्तों, कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है, कृष्णा पर बात किया जाए दोस्तों तो ये अलमाटी परियोजना जो होता है दोस्तों, अलमाटी परियोजना जो होता है कृष्णा नदी पर अवस्थित है। अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर। एक और है दोस्तों नागा अर्जुन परियोजना। नागा अर्जुन परियोजना भी किस पर नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर अवस्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इसका ताप्ती पर, गुजरात नर्मदा पर अवस्थित है दोस्तों। अगर ताप्ती की बात किया जाए तो उकाई परियोजना और काकरापारा। अगर जो गोदावरी की बात किया जाए तो पोचमपाद परियोजना, जो पोचमपाद कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। अगर कृष्णा की बात किया जाए दोस्तों तो अलमाटी परियोजना और नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 8वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयवाड़ा शहर जो किस नदी के किनारे स्थित है। बताना दोस्तों विजयवाड़ा जो होता है किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो विजयवाड़ा की बात किया जाए दोस्तों तो यह कृष्णा नदी के अवस्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आ चुके हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय कौन सी प्रादेशिक विभाग है। तो बता दें दोस्तों हिमालय की बात किया जाए तो हिमालय जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पंजाब हिमालय, अगर दूसरा की बात किया जाए दोस्तों कुमायूं हिमालय, तीसरा की बात की जाए नेपाल हिमालय और चौथा जो होता है असम हिमालय। यह चारों हिमालय जो है क्रमबद्ध है। अगर जो पंजाब हिमालय की बात किया जाए दोस्तों तो यह जो तो स्थित है यह सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है। सिंधु और सतलज के बीच में दोस्तों पंजाब हिमालय है। अगर जो बात किया जाए दोस्तों पंजाब हिमालय, अगर जो कुमायूं हिमालय की बात की जाए दोस्तों तो सतलज दोस्तों, अगर जो पंजाब हिमालय की बात की जाए तो सिंधु और सतलज और काली के बीच में अवस्थित, सिंधु और सतलज और काली नदी के अवस्थित है कुमायूं हिमालय। अगर जो नेपाल हिमालय की बात किया जाए दोस्तों, नेपाल हिमालय के तो यह अवस्थित है काली और तीस्ता नदी के बीच में, तीस्ता नदी के बीच में अवस्थित है। वही बात किया जाए दोस्तों इसी बात किया जाए अगर जो असम हिमालय, तो हमारे असम हिमालय जो होता है तीस्ता और दिहाग नदी के बीच में स्थित है। दिहाग नदी के बीच में अवस्थित है। तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सतलज और काली, तो सतलज और काली के बारे में बता दूं दोस्तों, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय अवस्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन हम लोग को चारों जानना जरूरी था इसलिए चारों बता दें। अगर पंजाब हिमालय फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, पंजाब हिमालय की बात किया जाए तो सिंधु और सतलज के बीच में, अगर कुमायूं हिमालय की बात की जाए तो सतलज और काली के बीच में अवस्थित है। अगर नेपाल हिमालय की बात किया जाए तो काली और तीस्ता के बीच में अवस्थित है, तीस्ता नदी के बीच में। अगर असम हिमालय की बात किया जाए दोस्तों तीस्ता और दिहाग नदी के बीच अवस्थित है। इतना था इम्पोर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 10 नंबर का रहा कि इनमें से कौन सी नदी चोटी जो हिमालय पर्वत की श्रेणी में नहीं है। तो हिमालय जो चोटी है दोस्तों, हिमालय पर्वत की श्रेणी की बात की जाए तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो भारत के उत्तर में अवस्थित है, उत्तर में क्षेत्र में अवस्थित है। तो अगर जो ब्रह्मगिरी की बात की जाए दोस्तों यह दक्षिण में पड़ता है, जिससे हम कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी धौलागिरी, अन्नपूर्णा और माउंटेन जो होता है इसका सही होगा। पर छोटी हिमालय से पर्वत श्रेणी में आता है लेकिन ब्रह्मगिरी नहीं आता। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा 11 नंबर कि मकर रेखा इनमें से किस देश से होकर नहीं स्थित है। तो मकर रेखा पर बात की जाए दोस्तों, तो मकर रेखा की बात किया तो टोटल जो होता है मकर रेखा पर अवस्थित देशों की संख्या बात किया जाए तो 10 देश हैं जो मकर रेखा पर अवस्थित है।
उनमें से दोस्तों उरुग्वे जो होता है मकर रेखा पर अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसकी राइट आंसर। नामीबिया, मोजाम्बिक, ब्राजील, मेडागास्कर मेडा मेडा मेडागास्कर हो जाता है दोस्तों। ब्राजील ये सब जो दोस्तों ऐसे ऐसे 10 देश हैं जो मकर रेखा पर अवस्थित है। उरुग्वे, पराग्वे जो होगा दोस्तों यह सब मकर पर रेखा पर से, जो उरुग्वे है यह मकर रेखा पर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 12 के ऊपर दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा कि भारत के क्षेत्रफल जो विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है। तो भाई भारत के जो क्षेत्रफल है दोस्तों कुछ भूल भौगोलिक क्षेत्र के बात किया जाए तो 2.4% है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 13वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक कार की जो प्रारंभिक स्थिति 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर पर आवर गति से समान रूप से गति करती है तो त्वरित हो तो इसके दूरी ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसका हम बताएं दोस्तों यह प्रारंभिक स्थिति बता रहा है तो u = 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर टी के बात किया जाए दोस्तों तो इसमें 20 सेकेंड दिया हुआ है। अगर जो अंतिम वेग की बात किया जाए दोस्तों ये इसको हम भी से सूचित करते हैं 144 किलोमीटर बराबर है। इसको हम 5/18 से जोड़ेंगे 18 से यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड से चल जाएगा। अगर जो हम यहाँ से गति का हम सूत्र लगाएंगे v = u + at। यहाँ पे सूत्र होता है दोस्तों गति का सूत्र होता है v + u + at इसका सूत्र होता है। यहाँ से हम v अगर जो हम 40 रख देंगे तो t = 20 रखेंगे तो a = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा a का वैल्यू। अब यहाँ से हम दूरी निकाले कर दोस्तों u = ut + हाफ at² हम फार्मूला रख देंगे तो यहाँ से t के वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। t का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे आंसर 400 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन करा कि रॉकेट जो लॉन्चिंग किया जाता है यह किस नियम पर आधारित है। तो रॉकेट के बात किया जाए दोस्तों अगर जो रॉकेट को हम उड़ाते हैं, रॉकेट को इस तरह से उड़ाते हैं दोस्तों तो पीछे की ओर धुआं फेंकता है। तो यह पीछे की विपरीत क्रिया के बराबर होता है। तो न्यूटन के दोस्तों तीसरा नियम पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का रहा कि 15 नंबर का रहा कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण में, अगर जो अवतल दर्पण है दोस्तों के सामने अनंत पर अगर वस्तु को हम रखते हैं, अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ होगा। अगर यहाँ पे दोस्तों ध्रुव होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे वक्ता के अगर अनंत पर रखेंगे तो वस्तु फोकस से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का रहा कि चालक की जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है निर्भर करता है। तो चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बताना दोस्तों। तो यह जो होता है चालक की बनावट की पदार्थ पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चालक की पदार्थ पर निर्भर करता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो होता है 42 में जो संविधान संशोधन है मूल कर्तव्य के बारे में, यह किसमें जो मूल कर्तव्य जो सम्मानित किया गया। तो मूल कर्तव्य की बात किया जाए दोस्तों 4 के क भाग 4 के क में रखा गया है। अगर जो बात अनुच्छेद के बात किया जाए दोस्तों तो अनुच्छेद जो होता है 51 के ए में रखा गया या 51 के क कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 18 नंबर पर आ चुके हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन का महासभा का बैठक जो होता है कितने बार होते हैं। तो यूएनओ के बात किया जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 1945 में होता है। इसके सदस्यों की संख्या बता दें दोस्तों तो 15, जिसमें 10 अस्थायी होता है और 10 अस्थायी होता है दोस्तों और 5 अस्थायी होता है। तो इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों वर्ष में 1 बार होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति जो है लगातार जो होता है 2 बार कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने हुए थे। तो 2 बार कार्यकाल के बाद के राष्ट्रपति जो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगर 20 के बात करें दोस्तों, मेलाकाइट पूछा, मेलाकाइट जो एक अयस्क है, किसका अयस्क है? तो मेलाकाइट जो अयस्क है दोस्तों, यह तांबा का अयस्क है। मेलाकाइट जो होता है किसका अयस्क है दोस्तों? तांबा का अयस्क है। अब बात करें दोस्तों, अगर जो तांबा के एक और बात करूँ, ये तांबा के एक अयस्क आ होता है दोस्तों, जैसे तांबा के अयस्क होता है क्यूपराइट है, क्यूपराइट पैराइट क्यूपराइट तांबा के अयस्क होता है दोस्तों। अगर मैग्नीज की बात किया जाए दोस्तों, मैग्नीज के अयस्क, तो मैग्नीज के अयस्क के बारे में बता दें तो सिलोमिलिन जो होता है, सिलोमिलिन जो होता है यह मैग्नीज के अयस्क है। पारा का तो जानते होंगे दोस्तों, AgS होता है, यानी कि जिसे हम सिनेबार कहते हैं, तो इसका अयस्क हो जाएगा। तो ऑप्शन मेलेकाइट बोल रहा था, तांबा के अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 21 के ऊपर कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन की दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यौगिक जो होता है कैल्शियम CaOCl2 समान नाम क्या है? तो CaOCl2 को हम जानते हैं दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, जिसको हम व्यापारिक नाम की बात किया दोस्तों तो इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बेकिंग पाउडर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसको होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर जो सूत्र की बात किया जाता है HNaSCO3, जिसे हम खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। अगर धुलाई सोडा की बात किया दोस्तों, तो यह सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसे हम कहते हैं Na2CO3 10H2O, इसका फार्मूला होता है, जिसे हम धोवन सोडा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों 22 के ऊपर। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि CO में से C+O2 का द्रव्यमान बताना है दोस्तों। C और O2 का द्रव्यमान के रेशियो बताना है दोस्तों। तो C का द्रव्यमान परमाणु संख्या बात की जाए 6, अगर द्रव्यमान संख्या बात किया जाए दोस्तों तो यह 12 होता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। द्रव्यमान संख्या की बात किया जाए तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, इसका द्रव्यमान संख्या 32 हो जाएगा। अगर जो काटते हैं दोस्तों तो यह हो जाता है 3 चौक 12 और 8 चौक 32, तो 3:8 के रेशियो में होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 23 के ऊपर करा दोस्तों, ये निम्नलिखित में कौन सा एक सील जो होता है किस जाति का? तो सील के बारे में बताना दोस्तों। सील एक पक्षी जनजाति का आता, पक्षी जाति का आता। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बात करते हैं 24 के ऊपर दोस्तों कि कौन सा एक प्रजनन कोशिका है, तो प्रजनन कोशिका के दोस्तों यह युग्मज जिसको कहते हैं, जिसे हम युग्मज जिसे जाइगोट कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, इसका एक हो जाएगा। अगर RBC की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारे शरीर में RBC जो होता है ऑक्सीजन पहुंचाने के काम करता है, ऑक्सीजन जो होता है पहुंचाने के काम करता है हमारे शरीर में सभी भागों में। अगर WBC की बात किया जाए तो हमारे शरीर जो होता है जो बीमारियों के संक्रमण जो होता है संक्रमण के से रोकने के काम करता है WBC। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर आ चुके हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि फूलों और बीजों के जो विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग जो प्रदान करता है वह किससे कारण होता है? तो फूलों का बताना दोस्तों। फूलों और बीजों के जो विभिन्न प्रकार के जो आकर्षक रंग होता है उसे हम क्रोमोफ्लाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर आ चुके हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन करा कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? तो सती प्रथा 1829 के बाद किया दोस्तों। तो 1829 में अगर जो गवर्नर जनरल के शासन काल अगर जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासन काल देखा जाए दोस्तों तो 1828 से 1835 तक इसका शासन काल रहा था। अगर बात किया दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स के बात किया जाए तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल 1813 से 1823 तक इसका शासनकाल गवर्नर जाल पर रहे थे। लॉर्ड रिपन के बात किया जाए दोस्तों 1880 से 1884 में गवर्नर जनरल रहे थे। लॉर्ड इरविन की बात किया जाए दोस्तों 1926 से 1931 तक यह गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे। तो आप बता दीजिए दोस्तों 1829 में पूछा। 1829 में जानते होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक होंगे। 1828 से 35 तक का शासनकाल था।
तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप इसको आसानी से कर दे सकते थे अगर जो गवर्नर जनरल के जानते शासनकाल अगर पता होगा तब। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन करा है कि प्राचीन काल में जो कलिंग का जो महान शासक था, प्राचीन काल में बताना दोस्तों, कलिंग का महान शासक के बारे में बताना है। तो महान शासक के बारे में दोस्तों खारवेल था, खारवेल इसका महान शासक थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर अजातशत्रु की बात किया जाए दोस्तों, तो अजातशत्रु नहीं दोस्तों, बिम्बिसार, जिसको हम बिम्बिसार की जो बिम्बिसार की हत्या करके, बिम्बिसार की हत्या करके जिसको अपने पिता की हत्या करके, अपने पिता अगर बिम्बिसार की हत्या करके 493 BC में मगध की गद्दी पर बैठे थे अजातशत्रु। अगर बिंदुसार की बात किया जाए दोस्तों, तो बिंदुसार जो है मौर्य वंश से संबंधित है। बिंदुसार की बात किया जाए दोस्तों, तो यह मौर्य वंश से संबंधित है। यह जो मौर्य वंश है यह चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बने थे दोस्तों। यह 298 BC में मगध के गद्दी पर बैठे थे। अगर जो मयूर श्रवण की बात किया जाए दोस्तों, तो मयूर श्रवण जो थे कादम्ब वंश की स्थापना किया था किसने दोस्तों? मयूर श्रवण के द्वारा किया गया था। इन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? बनवासी को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक खारवेल होगा, लेकिन सभी को बारे में जानना जरूरी था, इसलिए हम सभी के बारे में बता दें। फिर से बता दूं, मयूर श्रवण जो था कादम्ब वंश की स्थापना किया था, इसने अपनी राजधानी बनवासी को बनाया था। अगर अजातशत्रु की बात किया जाए तो इन्होंने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके 493 ईस्वी में, 493 दोस्तों लिखा हुआ 493 BC में मगध की गद्दी पर बैठा था। अगर बिंदुसार की बात किया दोस्तों, तो यह चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी या मौर्य वंश से संबंधित है। यह 298 BC में गद्दी पर बैठे थे बिंदुसार। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर आ चुके हैं। कह रहा है लाल बख्श के नाम से किस भारतीय शासक को जाना जाता? तो लाल बख्श जो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के जो गुलाम वंश के जो स्थापना किया गया था दोस्तों, यह मोहम्मद गोरी के गुलाम जो होता कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इसी को लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। यह 1206 ईस्वी में गद्दी पर दिल्ली के गुलाम वंश के जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अगर वही बात किया दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाए। इन्होंने ही कुतुबुद्दीन ऐबक ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी बख्तियार काकी के यादगार में। अगर बात किया जाए दोस्तों इल्तुतमिश के बात किया जाए दोस्तों, तो इल्तुतमिश ही जो आराम शाह के हत्या करके या 1210 में यह जो कुतुब मीनार की पूरा करवाया था। अगर जो बात की बाबर के दोस्तों, तो बाबर जो है मुगल वंश से संबंधित है, मुगल वंश की स्थापना किए थे। इन्होंने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। इन्होंने चार जो युद्ध जो महत्वपूर्ण किए थे। अब 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर के बात किया जाए दोस्तों, तो अकबर जो होता 14 वर्ष की अवस्था में 1556 ईस्वी में मुगल सम्राट की गद्दी पर बैठता है, जिसका जन्म 1542 ईस्वी में होते हैं। 14 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठ चुके थे अकबर। अब बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 29 नंबर का रहा कि कार और पेट्रोल एक क्या है? तो कार और पेट्रोल एक जो दोस्तों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। यानी कि कार है पेट्रोल जरूरी होना चाहिए, तो एक दूसरे के पूरक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 30 के ऊपर। कह रहा है कि उत्पादन फलन का वर्णन करता है। तो उत्पादन फलन के बारे में बताना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दो प्रौद्योगिकी संबंध का उत्पादन फलन का वर्णन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 31 के ऊपर। कह रहा है प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलेटिक्स जिसे पीटी उषा की आत्मकथा का नाम बताना दोस्तों। तो पीटी उषा की जो आत्मकथा उसे हम गोल्डन गर्ल्स के नाम से जानते हैं, यही उनका आत्मकथा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 32 के ऊपर आ चुके हैं। कह रहा है 2024 में जो ओलंपिक खेल होगा कहाँ होगा? तो 2020 के बाद क्या है दोस्तों, 2020, 2024 और 2028 यह ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था दोस्तों। आयोजन जो 2020 के हम जानते होंगे, जो अभी समाप्त हुआ टोक्यो जापान में खत्म हुआ दोस्तों, जो कि नीरज चोपड़ा एक बेहतरीन स्वर्ण पदक जीते थे। अगर बात किया दोस्तों
अगर 2024 की बात किया जाए दोस्तों तो यह पेरिस फ्रांस में होगा। फ्रांस में होगा, जो पेरिस में अवस्थित है, पेरिस फ्रांस में होगा 2024 के ओलंपिक। 2028 की बात किया जाए दोस्तों तो लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा, यूएसए में होगा। अगर फिर लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा। अगर जब 2020 के बारे में जानते हैं दोस्तों, टोक्यो जापान में हुआ था 2024 को, पेरिस फ्रांस में होगा 2028 के, यूएसए में, लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2024 का होगा लॉस एंजिल्स पेरिस फ्रांस, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बताना है कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नीति का स्थापना जो होता है दोस्तों 1 जनवरी 2015 में स्थापना किया गया था। या इसके अध्यक्ष की बात किया दोस्तों तो इसके अध्यक्ष हम प्रधानमंत्री होते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही स्थापना किया था। अगर जो इसके फुल फॉर्म की बात किया जाए दोस्तों तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 34 के ऊपर आ चुके हैं। कह रहा है कि नामदफा जो वन परियोजना अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो नामदफा के बारे में जानते होंगे दोस्तों। नामदफा जो वन जीव अभ्यारण्य है जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 35 के ऊपर आ चुके हैं। कह रहा है निम्नलिखित कौन सा एक कार्यांत्रिक शैली है। तो कार्यांत्रिक शैल के बारे में बताना दोस्तों। तो यह कार्यांत्रिक शैल संगमरमर है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 36 के ऊपर। कह रहा है कौन सा जल संधि जो होता है यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप और अफ्रीका के बारे में बताना दोस्तों। अलग कौन सा करता है, यह करता है जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बात दोस्तों सभी के बारे में जान लेते हैं। इसका ऑप्शन बी होगा। अगर बास जल संधि के बारे में बताना दोस्तों तो बास के बारे में यह बास जल संधि की बात किया जाए दोस्तों तो यह तस्मान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। अगर वही बात किया जाए दोस्तों डोबर जल संधि की बात किया जाए, डोबर की बात किया जाए तो डोबर जो जल संधि जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। अगर बेरिंग जल संधि की बात किया जाए दोस्तों तो बेरिंग सागर तो जानबे करते हो हम, बेरिंग सागर और चुकी सागर को जोड़ता है। तो यहाँ पे सभी को जान लीजिए। फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन करते हैं। कहा कि जिब्राल्टर जो होता है यूरोप और अफ्रीका से अलग पृथक करता है, नहीं जोड़ता है दोस्तों। अगर बास जल संधि की बात की जाए, बास तस्मान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। अगर दोबर की बात किया जाए तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच की जोड़ता है। अगर बेरिंग की बात किया जाए तो बेरिंग सागर और चुकी सागर को जोड़ता है। ऑप्शन इसका इतना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 37 के ऊपर। 37 नंबर क्वेश्चन का रहा राज्यसभा के सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा के जो सभापति जो होता है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के पंचायती राज जो है प्रावधान जो होता है किस भाग में किया गया है। तो पंचायती राज की बात किया जाए दोस्तों तो पंचायती राज भाग जो होता है भाग 9 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बात करते हैं दोस्तों भाग 3 में, तो भाग 3 में जो किया गया मौलिक अधिकार का वर्णन है दोस्तों। मौलिक अधिकार के वर्णन भाग 3 में। अगर जो 4 की बात किया जाए दोस्तों, 4 के जो तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व को रखा गया भाग 4 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 39 के ऊपर आ चुके हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का रहा कि ब्रिटिश ने भारत सरकार की अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के किससे प्राप्त की थे। तो ब्रिटिशियों जो था जो भारत में पहली फैक्ट्री लगाने के जो किससे प्राप्त किया, उस समय मुगल साम्राज्य चल रहा था दोस्तों। तो यह जहांगीर से प्राप्त किया था फैक्ट्री लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जहांगीर से प्राप्त किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 40 के ऊपर दोस्तों। 40 नंबर का रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में किया गया था। अगर जो गवर्नर जनरल की बात की है दोस्तों तो डफरिन के शासन गवर्नर जनरल उस समय डफरिन था। अगर स्थापना के बात किया जाए तो
एओ होम्स के द्वारा किया गया था दोस्तों 1885 में स्थापना किया गया था एओ होम्स के द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 41 के ऊपर कर रहा है कि भारतीय नौसेना में सेवा मुक्त किए गए INS जो राजपूत के कथन, कौन सा कथन सही है? तो INS जो राजपूत के बारे में बताना दोस्तों। यह जो है भारत की पहला विध्वंस पोत है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। करा 1980 में नौसेना शामिल किया गया था, 1980 में जो भारत नौसेना में शामिल किया गया था, यह बस सही है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 41 का 3 इसका राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 42 पर आ चुके हैं। 42 नंबर क्वेश्चन करा है 42 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों कि हाल ही में किसे जो है देश ने अपने सबसे शक्तिशाली सुपर जो सुमोग्रह विकसित किया था? कौन सा देश जो दोस्तों सुमोग्रह विकसित किया था जो कंप्यूटर है? यह जापान के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 43 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में किसे अंतर्राष्ट्रीय जो होता है अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो अजय स्वर्ण पदक के बारे में बताऊं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 44 नंबर का रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 20 से 21 में भारत की जो सर्वाधिक प्रत्यक्ष कर जिसे FDI कहते हैं किस देश को प्राप्त है? तो सर्वाधिक जो FDI जो दोस्तों यह सिंगापुर को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 45 के ऊपर। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में अफ्रीकी देश सेना जो होता है तख्ता पलट किए के कारण चर्चा रहा है। तो तख्ता पलट के जो चर्चा में जो रहा था दोस्तों वह देश था माली था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर माली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 46 के ऊपर कह रहा है कि निम्नलिखित में CBI के जो नए निर्देशक के रूप में किसे चुना गया? तो CBI के नए निर्देशक के रूप में सुबोध जायसवाल को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 47 के ऊपर। 47 पर कह रहा है कि हाल ही में मुक्त जो व्यापार समझौता जो है RCEP लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? RCEP जो लागू करने वाला देश कौन बन गया? तो यह भी सिंगापुर बन गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंगापुर इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिकी के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो भारतीय मूल के महिला के बारे में बताना दोस्तों। अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है वह महिला जो विनीता गुप्ता जी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 49 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। कह रहा कि भारतीय रेलवे ने पहली ऑक्सीजन जो एक्सप्रेस जो होता कहाँ से कहाँ तक चलाए गए थे? तो भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो होता मुंबई के नागपुर से विशाखापट्टनम के बीच चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन था दोस्तों ये था सेट 6 का इसके झा के द्वारा 50 क्वेश्चन जो कि इजी था जो इजी सेट था दोस्तों इजी सेट था जो कि अच्छा लगा। अगर अच्छा है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके। अब मिलते हैं दोस्तों अगले सेट के साथ। कल हम मिलते हैं।